नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ जयति मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एनेस्थीसिया के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी शल्य चिकित्सा से पहले, जिसे हम सर्जरी आम भाषा में कहते हैं, उससे पहले जो पेशेंट है उसे सुला दिया जाता है या फिर जिस हिस्से में ऑपरेशन होने वाला है, शल्य चिकित्सा होने वाली है, उसे सुनकर दिया जाता है। लेकिन एनेस्थीसिया के बारे में सिर्फ ये जानना काफी नहीं है, इसीलिए आज एक विस्तृत जानकारी के साथ एनेस्थीसिया पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये खास एपिसोड। और हमारे साथ आज मौजूद है विशेष मेहमान भी। हमारे साथ में सीनियर चिकित्सक मौजूद है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। सबसे पहले परिचय मैं आपका करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वी के पराशर हैं, चीफ कंसल्टेंट एंड हेड हैं आप, और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल से आप हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पधारने के लिए और हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील भाटी भी, आप हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से आप हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल पुरोहित भी, आप हैं डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, आप हैं सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भाटी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, एनेस्थीसिया के बारे में हम सभी जानते हैं और बचपन में सुना भी है कि एनेस्थीसिया एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी क्रिया होती है जिससे शरीर का हिस्सा सुन्न हो जाता है। लेकिन आप क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थीसिया आसान शब्दों में होता क्या है, आप बताइए। एनेस्थीसिया जैसा नाम बताते हैं, यानी बेहोश करना, यानी निश्चेतन। लेकिन अगर इसको अपन साइंटिफिक उसमें समझें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ऑपरेशन से पहले मरीज को चेतना शून्य करके, यानी उसको पेनलेस करना, उसकी जो अवेयरनेस है, लॉस ऑफ अवेयरनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसके साथ ही लॉस ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो कि सर्जरी में कुछ दिक्कत कर सकते हैं। तो जब ये तीनों को मिलता है तो हम इसको एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें दर्द का ना होना यानी लॉस ऑफ पेन, अवेयरनेस का नहीं होना यानी उसकी ऑपरेशन के दौरान जो याददाश्त रहती है वो नहीं रहे, तीसरा अनकॉन्शियसनेस, और चौथा जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या जो अवांछित मूवमेंट हैं सर्जरी के दौरान वो नहीं हो। और इसके साथ ही यह कंट्रोल्ड होता है, रिवर्सिबल होता है और इट इज़ ओनली फॉर मेडिकल पर रीज़न। इन सबको कंबाइन करें तो यह एक एनेस्थीसिया जिसे हम निश्चेतना या निश्चेतन कहते हैं। बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा रहेगा डॉक्टर वी के पराशर जी से। सर, एनेस्थीसिया क्या होता है? सर ने समझाया हमें, लेकिन एनेस्थीसिया होता कितने प्रकार का है? इसके अलग अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसा कि डॉक्टर भाटी ने एनेस्थीसिया के बारे में बताया, अब मैं आपको सूक्ष्म में बताऊंगा कि एनेस्थीसिया के क्या क्या प्रकार होते हैं। एक एनेस्थीसिया होता है पूर्ण बेहोशी, जिसमें कि मरीज को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है। दूसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया, जो कि एक पॉइंट पर जहाँ सर्जरी करनी होती है उस पर लोकल एनेस्थेटिक लगा के, और उसमें मेनली स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिनको के पैर के नीचे, पैर की या पेट के नीचे की सर्जरी के लिए काम में लेते हैं। तीसरी होती है लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें कि अगर किसी मरीज को, जैसे कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट के ऑपरेशन में एक छोटी सुई लगा के आँख के पास में या दवा डाल के सुन करके और कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाता है। इसमें ना तो लोकल बेहोशी की जाती है, इसी तरह से कोई छोटी फुंसी है या कोई कट लग गया है तो उसको भी लोकल एनेस्थीसिया लगा के और उसमें कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में ये ध्यान रखा जाता है कि मरीज को किसी भी तरह का दर्द नहीं हो, घबराहट नहीं हो, और वो बिल्कुल सहनशील तरीके से उस ऑपरेशन को करवा ले। इनको छांटना है जैसे मरीज की सर्जरी होती है उसके हिसाब से होते हैं। हार्ट का ऑपरेशन है, ब्रेन का ऑपरेशन है, पेट का लंबा ऑपरेशन, इन सब में हम पूर्ण बेहोशी कर देते हैं। अगर किसी के आज जो ना आप आए दिन देखते हैं घुटने बदल रहे हैं, तो घुटने बदलने का ऑपरेशन 90% स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें मरीज होश में भी रहता है लेकिन नींद की दवाई उसको दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया 3 प्रकार से काम में ली जाती है। बिल्कुल सर। और देखिए, एनेस्थीसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिससे पहले रोगी जो है वो बहुत नर्वस होता है, किस तरह से वो सक्सेसफुली हो पाएगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अतुल पुरोहित जी से। अतुल जी, एनेस्थीसिया से पहले कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते होंगे, रोगी को आप बताते होंगे कि यहाँ पर ऑपरेट आपको उस हिस्से को करने वाले हैं। सावधानियाँ और प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए ऐसे समय में?
अपनी कोई भी बीमारी या मेडिकल हिस्ट्री जो आपके एनेस्थेटिस्ट को मालूम होनी चाहिए वो उससे बिल्कुल नहीं छुपाएं, उसे पूरी बात खुल के बताएं। क्या पहले कभी बीमारी थी, क्या अभी आपकी औषधियाँ चल रही हैं, क्या दवाइयों पे हैं आप, वो आपको ये सब जान के बताएंगे कि आपको कौन सी दवाई ऑपरेशन से पहले लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, जो प्रेस्क्रिप्शन आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो। दूसरी बात, स्मोक करते हैं, धूम्रपान और मद्यपान, ये दोनों चीज़ें 24 घंटे ना सेवन करें इनका ऑपरेशन से पहले, क्योंकि इनके करने से एनेस्थीसिया की डिलीवरी और उससे रिकवरी में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तीसरी चीज़, ऑपरेशन के नियत समय से 6 से 8 घंटे पहले बिल्कुल कुछ नहीं खाएं। ऑपरेशन के दौरान ये आवश्यक है कि आप खाली पेट रहें, यानी अपना आमाशय जो है, जो स्टमक है, वो खाली रहना चाहिए। ये तब होता है जब 6 से 8 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाया हो। 2 से 3 घंटे पहले आप सिर्फ साफ पानी पी सकते हैं, ये बड़ी आवश्यक बात है। एक, कभी ना छुपाएं कि कोई दवा से कभी एलर्जी या रिएक्शन हुआ है आपको, ये भी एनेस्थेटिस्ट को पता होना ज़रूरी है। ये 3-4 बातें हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जिसके लिए आम आदमी को जागरूक रहना चाहिए। और हालांकि उन्हें बताया जाता है ऑपरेशन से पहले एनेस्थेटिस्ट से जब वो मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के थ्रू मैं ये मैसेज जरूर देना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर अतुल पुरोहित, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक कहावत भी है कि कभी भी वकील और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वो उस कंडीशन में आपकी बेहतर हेल्प कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर भाटी, आपने जब इस इंटरव्यू से पहले मैं कुछ केस स्टडीज़ पढ़ रही थी, उसमें ये था कि एनेस्थीसिया के यूज़ से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या नहीं, इस पर एक डिबेट चल रही थी, कॉम्पिटिशन सा था, उसके बाद में ये जानकारी भी सामने आई। लेकिन इसे क्लैरिफाई अगर आप करें तो आप थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए, एनेस्थीसिया के यूज़ से क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस भी? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एनेस्थीसिया से एक समय था जब काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितने भी हैं उसका भी एडवांसमेंट हुआ है, और आज की समय में हम देखें तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर होते हैं, और जो होने वाले होते हैं वो भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं जिनके पहले से कोई प्रॉब्लम है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, और उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होते हैं, तो ये सामान्य एक वो रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स, जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, डायबिटीज़ है, इन पेशेंट्स में अगर ये काफ़ी सीवियर हैं तो निश्चित रूप से सर्जरी के कारण से और एनेस्थीसिया कारण से इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। दर्शकों को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एनेस्थीसिया सर्जरी कैन बी मेजर और माइनर, बट एनेस्थीसिया इज़ ऑलवेज मेजर। अगर एक छोटा सा भी प्रोसीजर है तो उसमें भी उतना ही रिस्क इन्वॉल्व रहता है जो एक मेजर एनेस्थीसिया में रहता है। बिल्कुल डॉक्टर पाराशर, देखिए इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट पर एक क्लिक के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जानकारी हमें सारी मिल जाए, और ऐसे में भ्रांतियों का फैलना भी बहुत लाजमी हो जाता है। एनेस्थीसिया को लेकर ऐसी कोई भ्रांति जो आप समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो सिर्फ एक टैबू है और उसका सच्चाई से कोई लेना देना खासतौर पर नहीं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि एनेस्थीसिया की जो विधि है, टेक्निक है, वो काफ़ी लेट डेवलप हुई थी 1846 में। बाकी अगर मेडिकल फैकल्टीज़ को देखो तो उनके 400 साल 500 साल मेडिसन है, सर्जरी है, तो इसके बारे में एक तो डेवलपमेंट डिले हुआ एनेस्थीसिया में, दूसरा पब्लिक में कुछ भ्रांतियाँ हो गई। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं क्लोरोफॉर्म देते हो क्या आप? मैं करीब 45 साल से ज़्यादा हो गए एनेस्थीसिया में काम करते हुए, आज तक मैंने क्लोरोफॉर्म ना देखा है ना दिया है। तो क्लोरोफॉर्म यूज़ होता था, वो एक टॉक्सिक दवा होती थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। अब बात आती है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि एनेस्थेटिस्ट तो क्या है, बेहोश करके उसका काम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता। एनेस्थीसिया का काम सर्जन से पहले शुरू होता है और सर्जन के बाद में ख़त्म होता है। पूरे दौरान में एनेस्थेटिस्ट पेशेंट के हेड एंड पे बैठा रहता है। वो उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, उसके रेस्पिरेशन, उसके यूरिन आउटपुट, हर तरह के मॉनिटरिंग को मॉनिटर करता है। तीसरी बात ये है कि कई बार आता है कि भाई ज़्यादा बेहोशी की दवा दे दी, उससे मरीज बढ़ गया। अब आज से हो सकता है 20-30 साल पहले इतनी डेवलप नहीं थी एनेस्थीसिया टेक्निक, बट अब हमारे पास में जो दवाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है। उनके ब्लड प्रेशर पर क्या असर है, उनका सांस पर क्या असर है, हर चीज़ की वो होती है। तो ज़्यादा दवा दे के कोई मरीज़ मर जाता है, ये बहुत ही रेयर
इंस्टेंसेस होती है, तो ये पब्लिक को कई भाई एनेस्थीसिया की वजह से डेथ रेट या एनेस्थीसिया, ये भ्रांतियाँ दूर करना हम चाहते हैं। एनेस्थीसिया हैज़ बिकम एज सेफ एंड हम लोग मॉनिटरिंग के लिए, सेफ्टी के लिए जो रूल्स एविएशन वाले यूज़ करते हैं, चेकलिस्ट, वही हम एनेस्थीसिया वाले यूज़ कर रहे हैं और उससे भी आगे बढ़ के। और उसकी वजह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब एनेस्थीसिया बहुत सेफ है, सुरक्षित है और आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ समय हो चला एक छोटे से विराम का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। आज हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया पर और लगातार जितने भी आपके मन में सवाल होंगे उनके बारी बारी से जवाब देने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अतुल पुरोहित। मेरा सवाल अगला आपसे ये रहेगा कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का ऑपरेशन थिएटर के बाहर क्या क्या काम होता है? एनेस्थेटिस्ट को ऑपरेशन के समय ऑपरेशन थिएटर में तो बेहोश करना है ही है, लेकिन उसके बाहर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां मरीज को सेडेशन की ज़रूरत होती है या एंग्जाइटी हटाने की ज़रूरत होती है, घबराहट है, उसे डर है, वो चीज़ हटाने की ज़रूरत होती है। उन सब जगह पे एनेस्थेटिस्ट का रोल है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आईसीयू में एनेस्थेटिस्ट इंटीग्रल रोल प्ले करता है और हमने ये बहुत ज़्यादा देखा है अभी कोविड पैंडेमिक के दौरान। और WHO तक ने इसमें एनेस्थीसिया फैकल्टी की और एनेस्थीसिया स्पेशलिटी की बहुत तारीफ करी है। तो आईसीयू में सबसे ज़्यादा एनेस्थेटिस्ट का काम होता है, एक बात ये। दूसरी बात, बाहर कहीं भी सेडेशन है, जैसे कोई भी प्रोसीजर हो रहा है जिसमें मरीज को दर्द हो सकता है या उसको घबराहट ना हो, इसका इंतज़ाम करना होगा, वो काम एनेस्थेटिस्ट का है। तीसरा, एंडोस्कोपी में अपर जीआई, लोअर जीआई या पल्मोनोलॉजी की एंडोस्कोपी अगर है, सांस की नली में एंडोस्कोप डाल के देखना है, इन सब में मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़ा फील्ड जिसको एनेस्थेटिस्ट अभी केटर कर रहे हैं वो है पेन मैनेजमेंट। तो पेन क्लिनिक ऐसी एक चीज़ है जो एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी है, जो एनेस्थेटिस्ट काम करते हैं। उनके पास इस तरह का एक्यूमेंट, इस तरह की स्किल है कि दर्द निवारक दवाइयाँ यूज़ करना और उनका फ़ायदा मरीज को अंजाम देना, वो उनका बड़ा इंटीग्रल सा एक प्रोफेशनल जॉब है। आखिरी, वार्ड में किसी भी जगह अगर कोई क्रिटिकल मोमेंट हो गया है, क्रिटिकल इवेंट हो गया है, जैसे वार्ड में या किसी भी प्राइवेट रूम में कार्डियक अरेस्ट हो जाना, तो कोड ब्लू कॉज होती हैं जिसे अनाउंस किया जाता है, उसमें उस पूरी टीम में एनेस्थेटिस्ट लीडर का रोल प्ले करता है। वो सबको बताता है कि अब ये करना है, अब ये करना है। तो एनेस्थेटिस्ट सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर वार्ड में, ओपीडी में, यहाँ वहाँ सब जगह मौजूद रहता है और उसका दखल रहता है इन सब जगहों में। डॉक्टर पराशर, मेरा सवाल देखिए, अगली अब जब कोशिश एनेस्थीसिया को लेकर हम बात करनी करें तो बेसिक नेचर एनेस्थीसिया का यही होता है कि पेन रहित हो, दर्द रहित हो। लेकिन दर्द के प्रकारों की अगर बात करें तो दर्द कितने प्रकार के होते हैं और क्या इसके प्रकार किस तरह से मैनेज आप उन्हें करते हैं? हाँ, एक्चुअली टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको सूक्ष्म में समझाने की। दर्द एक इस तरह का, हर मनुष्य ने, हार्डली कोई ऐसा आदमी होगा जिसने दर्द को महसूस नहीं किया होगा। दर्द की एक तो होता है हल्का दर्द, एक होता है कम ज़्यादा दर्द, एक तीव्र दर्द होता है। ये होता है आमतौर पे मनुष्य जो मरीज आके हमको बताता है। और मेडिकल लैंग्वेज में हमने इनको कर रखा है एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन और न्यूरोपैथिक पेन। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या क्या होते हैं। जैसे पेशेंट आएगा, उसको नहीं पता कि एक्यूट पेन में सडनली पेशेंट को दर्द होता है और ऐसा दर्द होता है कि उसको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, सोते से भी उठ जाता है। जैसा कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्ट अटैक। हार्ट का जो पेन होता है वन ऑफ द वर्स्ट पेन होता है। इसी तरह से अपेंडिक्स का पेन है, तो एक अपेंडिक्स की अगर इन्फ्लेक्शन है उसका पेन बहुत एक्यूट पेन होता है। प्रसव का पेन, ये सब तीव्र पेन की श्रेणी में आते हैं। जिनको प्रसव का पेन होता है वो सब जानते हैं किस तरह का होता है। ये एक्यूट पेन होते हैं। दांत का दर्द, दांत के दर्द में भी जो है ना बहुत तेज़ दर्द होता है। एक होता है क्रॉनिक पेन। अगर हम किसी दर्द को 3 महीने तक पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते तो उस दर्द को क्रॉनिक पेन की श्रेणी में लेते हैं। जैसे कि जोड़ों का दर्द है, नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, ये
दवा लो ठीक होता है लेकिन फिर दर्द आ जाता है, तो ये क्रॉनिक पेन होता है। कैंसर पेन, अगर किसी मरीज को पेट का, गले का, कहीं का भी कोई कैंसर हो गया, वो पेन करता ही रहता है, उसको हम क्रॉनिक पेन की श्रेणी में लेते हैं। इसी तरह से होता है कमर का दर्द, अगर किसी के कमर में दर्द है, ठीक हो जाता है, फिर होने लगता है, तो ये क्रॉनिक पेन है। अब क्या है, तीसरा है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन में कहा है कि जो तंत्र का, शरीर की नस है, नर्व है ना, वो कहीं अगर प्रेस हो रही हैं तो वो पेन होगा। मतलब जैसे डिस्क प्रोलैप्स होती है, जिसकी वजह से कमर में दर्द बहुत तेज़ होता है। सियाटिका का होता है, जिससे एक पैर में नीचे की तरफ सुन्नपना और दर्द बहुत तेज़ होता है। एक प्रकार का होता है माइग्रेन, माइग्रेन जिसको कि हिंदी में हम आधा सीसी बोलते हैं, बहुत सीवियर पेन होता है, और पेशेंट जो ना जिसके भी होता है वो बहुत ही तकलीफ आता है। अब मैं इन शॉर्ट में बताऊं इनका निदान क्या है, इनके ठीक करने। सबसे पहली चीज़ ये है कि पेन एक प्रोटेक्टिव सिम्टम होता है। अगर दर्द नहीं होगा तो मरीज को नहीं पता कि मेरे को क्या तकलीफ हो रही है। जब दर्द होता है तो ये एक सिम्टम प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो डॉक्टर की सलाह लेता है। अब डॉक्टर उसको जो ना निदान करने के लिए ये खोजते हैं कि दर्द किस वजह से है। अब उसमें अगर दर्द बहुत तेज़ है, जैसे हार्ट अटैक का दर्द है, तो पहले दर्द को मिटाने की दवा दी जाती है। उसके बाद में दर्द कार्डियक अटैक की वजह से क्या दवाइयाँ देनी है वो देनी होती हैं। दूसरा होता है अगर किसी की हड्डी टूट गई, अगर हड्डी को जब तक नहीं जोड़ेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, तो उसका दर्द नहीं जाएगा। अब हम कुछ दवाओं के द्वारा इसको ठीक करते हैं, कुछ और तरीके होते हैं। दवा में आमतौर पर यूज़ करने वाली दवा होती है पैरासीटामोल, जिसको कोई घरेलू उस मात्रा में पैरासीटामोल को क्रोसिन भी बोलते हैं, वो माइल्ड पेन के लिए होती है। उसके बाद होती है डाइक्लोफेनेक होती है, ब्रूफेन होती है, ये थोड़ा ज़्यादा दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उनमें कारगर होती है। इन सब के ऊपर भी मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन और मॉर्फिन की डेरिवेटिव्स होते हैं। इनको कैंसर पेन, क्रॉनिक पेन, उनमें यूज़ करते हैं। अब इनके अलावा भी होता है, हम लोग रीजनल ब्लॉक्स लगाते हैं, मतलब जैसे कि नस दब रही है, उस नस को सुन्न करने के लिए रीजनल ब्लॉक लगाते हैं। उनमें दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि या तो वो दर्द कुछ समय के लिए मिटता है, या दर्द हमेशा के लिए भी मिट सकता है। कैंसर पेन में खास तौर पर इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिनको कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक्स कहते हैं। मतलब इस जैसा मेरे साथी अभी डॉक्टर अतुल ने बताया, तो हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं पेन मैनेजमेंट की, जिसमें, और उसके बाद में कुछ डॉक्टर्स पेन क्लिनिक चलाते हैं, और उसमें इस तरह के सबको दर्द के निवारण के लिए करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर भाटी जी, जिस तरह से दर्द निवारक जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन लंबे समय से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है उनका, तो उसको लेकर के क्या हिदायत बरतनी चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशन उसको लेकर हो सकते हैं उसके बाद? बड़ा ही अच्छा सवाल है, और इसकी जानकारी भी सामान्य जन को रहनी चाहिए। सामान्यतः जब भी दर्द होता है तो अपने यहाँ जैसे रेडी टू प्रेस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाती है, आप केमिस्ट के पास गए कि भाई दर्द की गोली दे देना, वो ले ली, आप उसको 1 सप्ताह लेते हो, 2 सप्ताह लगते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर ले लेते हो। सामान्यतः ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये लंबे समय तक बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना डॉक्टर की सलाह के जो लेते रहते हैं, इसके कई नुकसान आगे देखने में आते हैं। ये जितनी भी दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान अपनी किडनी को रहता है। और आज भी अपन बात करें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी CKD का जो होती है, किडनी जिनकी फेल होती है, उसका एक प्रमुख कारण जो है वह लंबे समय तक ऐसी दर्द निवारक दवाइयों को लेना है। यह एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से व्यक्ति की किडनी, दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, और अल्टीमेटली उसको या तो रीनल ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या फिर डायलिसिस पे रहना पड़ता है। लंबे समय तक रहने के कारण ये सारी जो अपनी दवाइयाँ होती हैं, ये जो अपनी एसिडिटी होती है, इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। अगर इसको भी नियमित इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बड़ा कारण बनती हैं गैस्ट्राइटिस होने का, और उससे भी बढ़कर ये अल्सर भी कर देती हैं, जो कई बार ब्लीड करके क्रॉनिक हो जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है जो लंबे समय तक बिना सलाह के लिए जाते हैं। और कई बार इसका ये भी रहता है कि आप दवाई लेते रहते हैं, लेते लेते दवाई असर करना बंद कर जाती है, और आप ये सब चीजें हैं जिनका परेशान होते रहते हैं। बिल्कुल, जिनका ध्यान रखना चाहिए। और अगर कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है,
तो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान जिस तरह से आप बता रहे हैं वो रखना चाहिए। अगले 2 सवाल मेरे आपसे रहेंगे डॉक्टर पुरोहित, क्योंकि देखिए दर्द रहित प्रसव और कार्डियक अरेस्ट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि महिलाएं चाहती है कि पेनलेस डिलीवरी हो जाए, ज़्यादा पेन ना हो। उसको लेकर भी एनेस्थीसिया का क्या इस्तेमाल है, एक तो जानकारी आप उस पर जल्दी से दे दीजिए, और उसके बाद भी सडन कार्डियक अरेस्ट भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज के समय में, पता नहीं लगता कि कब कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसे में क्या रोल रहता है और किस तरह से आप उसे मैनेज करते हैं? पेनलेस डिलीवरी ये एक नेचर का रूल है कि जब लेबर पेन होते हैं किसी महिला को और वो बेबी डिलीवर कर रही है तो उसे दर्द होता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि नेचर ने ऐसी पीड़ा महिला को दी है, उसके लिए साइंस ने प्रगति के साथ साथ ये एक तोड़ निकाला है कि कुछ दवाइयाँ देके और प्रसव को पीड़ा रहित बनाया जाए या पेन लेस बनाया जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पेन फ्री हो जाती है पेशेंट, क्योंकि उसके अपने कुछ रिस्क हैं, लेकिन पेन लेस की बजाय ये लेस पेन हो जाता है। पेन काफ़ी कम, पीड़ा बहुत कम हो जाती है वो दवाइयाँ देने से। उसके कई 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो सर ने बताया, बहुत माइल्ड अगर पेन है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स, कॉमन एनाल्जेसिक, उससे काम चल सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन ज़्यादा दर्द है तो ओपिएट्स, मॉर्फिन कंजीनर्स देने होते हैं, लेकिन ये सिस्टमिक और इंट्रावीनस ड्रग्स हैं, इनके अपने नुकसान हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। हमारे मेरुदंड के चारों तरफ एक, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे ड्यूरामीटर कहते हैं। उसके जस्ट बाहर अगर सुन्न करने की दवाई किसी पर्टिकुलर मात्रा में डाल दी जाए तो मरीज को दर्द मिट जाता है और उसके पैर हिलाने या चलने की क्षमता बरकरार रह जाती है। तो ये एक डिफरेंशियल ब्लॉक होता है जिसमें सिर्फ सेंसरी ब्लॉक अटेन किया जाता है और पेशेंट पेन फ्री भी रहती है और डिलीवर करने में वो सहायता मतलब खुद भी पार्टिसिपेट कर सकती है डिलीवरी करवाने में। तो ये सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे पॉपुलर, सबसे प्रचलित तरीका है। और ऐसे ही कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो उसमें क्या रोल आपका रहता है और किस तरह से मैनेज आप कार्डियक अरेस्ट के केसेस को करते हैं? पहले मैं बता दूं कार्डियक अरेस्ट है क्या। कार्डियक अरेस्ट है हृदय गति रुक जाने की स्थिति, और लाइफ का मतलब, जीवन का मतलब है कि हार्ट बराबर खून को पंप कर रहा है। जहाँ हार्ट ने काम करना बंद कर दिया वहाँ पे जीवन समाप्त। हृदय और मस्तिष्क ये 2 ही चीज़ें हैं जिनके जीवित रहने से ही इंसान जिंदा रहता है। दोनों में से एक भी अगर ख़त्म हो गया तो प्रैक्टिकली डेथ माना जाता है। ये है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट 2 तरह का हो सकता है, या तो विटनेस्ड हो या अनविटनेस्ड हो। विटनेस मतलब किसी टेक्निकल पर्सन, किसी ज्ञान जिसको है इसके बारे में उसने देखा हो और उसके मौजूदगी में अगर ये हुआ है तो रिवाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम कुछ प्रक्रिया करके मरीज के दिल को इतना कुछ समय के लिए कारगर बना सकते हैं कि वो पंप करता रहे और ब्लड जो सर्कुलेशन है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँचता रहे। ये एक टेम्परेरी फेज होता है, लेकिन इसके बाद में फिर आगे की जो इलाज है वो डेफिनेटिव इलाज होगा, वो किसी हॉस्पिटल में आगे। बिल्कुल सर, अब एक बार सभी डाउट्स मुझे लगता है कि हमने क्लियर कर लिए हैं। एक कमेंट अब आप सभी से ले लेते हैं। डॉक्टर भाटी, आप एनेस्थीसिया को लेकर एक बहुत ही कम अगर जानकारी दर्शकों को देना चाहिए, बहुत कम वर्ड्स में लेकिन विस्तृत, उसके लक्ष्य से, तो वो क्या होगी कमेंट आपकी ओर से? एनेस्थीसिया के लिए यही कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान दौर में एनेस्थीसिया एक बहुत ही सेफ और बहुत ही सर्वसुलभ प्रक्रिया है। ऑपरेशन के दौरान सभी को मिलती है। अभी जैसा बातचीत में आया तो इसकी जो जानकारियां हैं वह सभी चिकित्सकों रहे और वो जो देते हैं सुझाव या आपको देते हैं उसका आपको फॉलो करना चाहिए बिना डरे। अपने एनेस्थेटिस्ट को सब कुछ बताना चाहिए और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और वो आपको ऑप्शन भी देते हैं कि आप जनरल एनेस्थीसिया, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हम ऑप्शन देते हैं कि आप जनरल एनेस्थीसिया लेना चाहेंगे या रीजनल, उसके बारे में भी आप अपने एनेस्थेटिस्ट से, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। और बिल्कुल ऑपरेशंस में डरने की कोई बात नहीं है, इसमें रिस्क बहुत कम रहता है और बहुत ही एक सेफ प्रक्रिया है। बिल्कुल। डॉक्टर पराशर, आप भी एक कमेंट एनेस्थीसिया को लेकर दर्शकों को आप प्लीज। जैसा कि डॉक्टर भाटी ने बताया कि आज की तारीख में एनेस्थीसिया एक बहुत ही सेफ और सुरक्षित टेक्निक है। आज बड़े से बड़े ऑपरेशन एनेस्थीसिया के दौरान एनेस्थीसिया के द्वारा किए जाते हैं, एनेस्थीसिया में किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है
लिवर का प्रत्यारोपण, किडनी का प्रत्यारोपण, हार्ट के बाईपास सर्जरी, ये सब सर्जरियाँ एनेस्थीसिया में होती हैं। अगर एनेस्थीसिया सेफ नहीं होगा तो पेशेंट कैसे सेफ रहेगा। तो मेरा मैसेज ये है कि आम पब्लिक को एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उनको समझना चाहिए। हाँ, एनेस्थेटिस्ट भी आप चूज़ करें, जैसे कि आप सर्जन चूज़ करते हैं, वो आपको आपकी बीमारियों से बात करके उसी हिसाब से टेक्निक, एनेस्थीसिया की क्या टेक्निक यूज़ करनी है, उसको सेफ क्या है, उसको आपके लिए करके देगा। डॉक्टर पुरोहित, एक कमेंट आप भी प्लीज़। एक ही कमेंट में इन सब के बाद में जो बात आती है वो देना चाहूँगा, अपने एनेस्थीसिया को जाने, अपने एनेस्थेटिस्ट को जाने। आप उससे मिलेंगे तो आपका ऑपरेशन के दौरान जो आपका समय गुजरेगा वो बहुत अच्छा गुजरेगा। आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। एनेस्थेटिस्ट एक विज्ञान सीखा हुआ डॉक्टर है, वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, वो आपके जीवन और आपके सुख के लिए ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस बात का विश्वास रखें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद आप तीनों का, आप आए और आपने पूरी जानकारी से रिलेटेड, इस विषय से रिलेटेड हमारे साथ में और हमारे दर्शकों के साथ में साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, आज हेल्थ फर्स्ट के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।